आज की संग मैनेटरी में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अवाम को तेहरान खाली करने का हुक्म दिया है। हमारी आज की संग मैनेटरी में हम इस बात का तफसीली तज्जिया करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के पीछे के मुहर्रकात क्या हैं। इसके बाद अमेरिकी सदर की इन मकरू हरकत की अक्कासी करता ये नगमा आप सुन पाएंगे, जिन मकरूहात की बिना पर अब कोई इस पे यकीन नहीं कर रहा है। हम ये भी जायजा लेंगे कि अगर ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाता, जैसा कि नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब का तेहरान पे इस्तेमाल, तो उसके असरात मुस्तकबिल में किस हद तक भयानक होंगे। क्योंकि अमेरिका जो कुछ भी ईरान के साथ करने का इरादा रखता, वो डोनाल्ड ट्रंप को तो दुरुस्त नजर आ सकता है, लेकिन जब इसी किस्म की तबाही वो यूक्रेन और यूरोप में रूस के हाथों होती देखेगा तो फिर क्या होगा। हम इस बात का भी जायजा लेंगे, लेकिन इससे कबल आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रात ईरान के लीडर ने जो कहा वो सच कर दिखाया। आइए एक ऐसा मंजर देखते हैं जिसे देखकर यहूदी आबादकार किसी ज़माने में पार्टी करते और जश्न मनाते थे। इस मंजर के साथ जो चीखें आप सुन रहे, वो उन्हीं यहूदी आबादकारों की हैं जो अपनी प्रॉमिस्ड लैंड की तबाही होती देखकर धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। और उन चीखों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहूदी आबादकारों की हालत कैसी है। लेकिन अगर उन्हीं यहूदी आबादकारों की तर्जमानी करते यूरोपी मीडिया की बातें सुने तो वो कुछ यूं हैं, किसी की आंख में देखा तो कह दिया पानी, और अपनी आंख में आंसू समझ के शोर किया। मौजू की तरफ वापस आते हैं कि अमेरिकी सदर हर कुछ दिन बाद ऐसा ही कोई बयान क्यों दाख देते जिसे सुनकर पैनिक फैल जाता, लेकिन जब पब्लिक रिस्पांस आता तो वजाहतें जारी करना पड़ती हैं। दरअसल अमेरिकी रियासत असल जवाल का शिकार है। अमेरिका की कल ताकत इसके डॉलर्स हैं। ज़रा सोचिए कि अमेरिका जिसकी बरामदात दरामदात से कम हो, दिफाई बजट इतना कि अगले 10 मुल्कों का दिफाई बजट मिलकर भी उसका मुकाबला ना कर पाए, वो कैसे अपनी मईशत को कैसे बरकरार रखेगा। इसका सीधा सा जवाब है सऊदी निज़ाम बनकारी। दरअसल सोने और तेल की डॉलर में खरीदो फरोख्त से अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने डॉलर खरीदने पे मजबूर किया। तेल की तिजारत डॉलर में होने की वजह से हर मुल्क को डॉलर खरीदना पड़ते। यूं हर मुल्क को अपनी करेंसी की कीमत मुअय्यन करना पड़ती है। इस जगह अमेरिका की असल गेम शुरू होती, और इस गेम को यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। जो मुल्क बरामदात ज्यादा करते, उनके पास डॉलर ज्यादा हो जाएं, तो उनकी करेंसी की कीमत बढ़ जाती, और इसकी वजह से इनके बरामदात के नतीजे में डॉलर्स कम मिलते हैं। इनके इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए इस तरह अपनी पैदावार बढ़ जाने के बावजूद कम आमदनी मिलती है और कारोबार को जारी रखना नामुमकिन हो जाता है। अमेरिकी यहाँ वारदात डालते हैं कि अपने टेरियरी बैंड्स उन्हें ऑफर कर के एक हद तक सूद अदा करने का वादा करते आए हैं। इसका नतीजा ये निकलता कि अमेरिकी ट्रेजरी बैंड्स दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। वो मुल्क इन्हीं बैंड्स के बदले डॉलर्स हासिल करते और अपनी मईशत को मुस्तहकम रखते आए हैं। ये सिलसिला अभी तक चलता रहा है। इससे तबल होता कुछ यूं था कि अमेरिका दुनिया को बहुत बुरी तरह ब्लैकमेल करता था और यूरोप को भी साथ मिला रखा था, और इसके असल कारिंदे थे वो बाइनकार जो डॉलर की छपाई को कंट्रोल करते थे, जो वॉल स्ट्रीट की राहदारियों की डोरी हिला रहे थे, और जो IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज को भी अपने इशारों की छड़ी से चला सकते थे। ये ताकतवर ग्रोह दरअसल एक छुपी हुई हुकूमत की तरह था, जो मुल्क की इक्तिसादी सिमत को तय करता और खारजा ताल्लुकात की डोर भी अपने हाथ में रखता था। उसने दुनिया की छोटी छोटी मईशतों को पहले डॉलर की लत लगाई और फिर उन्हें सूद की जंजीरों की सूरत में जकड़ लिया। नतीजा ये निकला कि कोई मुल्क चाहे कितनी मेहनत करे, कितनी बरामदात करे, आखिरकार इसे अपना सरमाया डॉलर की सूरत में अमेरिका की तजूरी की तरफ भेजना पड़ा। बदले में महज एक वादा लिया कि हाँ, एक दिन सूद के साथ वापस मिलेगा। यूं एक मुल्क की दौलत आहिस्ता आहिस्ता दूसरे की ताकत को सहारा देती चली गई, और यही वो अमल था जिसने आज की इक्तिसादी ताकत की सूरत को जन्म दिया।
इसकी बदौलत अमेरिका ने दुनिया की इक्तिसादी सांसें अपने हाथ की मुट्ठी में कर लें। जब जी चाहे आगे चला दे, जब जी चाहे पीछे खींच ले, क्योंकि डॉलर की कदर की चाबी तो इसी के पास थी। उस सारे अमल को कौन कंट्रोल करता? यहाँ बात आती यहूदी बनकारों की, जिन्होंने अमेरिका की मईशत को संभाले रखने के वास्ते हर उस मुल्क को ब्लैकमेल करवाया जो अमेरिका की डॉलर की अजारादारी के नतीजे में अमीर होता जा रहा था। गरीब मुल्क तो पहले ही से उनके आगे कमज़ोर तरीन हालत में थे, लेकिन अमीर मुल्क जैसा कि सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, जापान, चीन, लिबिया, ईरान वगैरह अमरीकी मईशत के साइज़ के आगे कुछ न कर सकते थे। लेकिन ये सब का सब अमल एक गुब्बारे की तरह था। किसी मुल्क के पास ज़्यादा डॉलर आ जाते तो वो अमरीका की मईशत पे पैसा लगाने पे मजबूर हो जाता। अगर कोई सदाम हुसैन या मुअम्मर कज़ाफ़ी की तरह डॉलर की अजारादारी को चैलेंज करता तो उसे उस बुरी तरह बेदर्दी से मरवा दिया जाता कि कोई और दोबारा अमरीकी इजारादारी को चैलेंज न कर सके। उस सारे अमल का तरीका बहुत चालाक था। जो भी मुल्क डॉलर की इजारादारी की छतरी के नीचे आ गया वो दरअसल एक जाल के दरमियान फंस गया था। हालिया दौर में जो डोनाल्ड ट्रंप अरब मुल्कों से कई ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के वादे लेकर गया, वो ऐसी ही ब्लैकमेलिंग का नतीजा है। दूसरी तरफ चीन और रूस उस सारे अमल का हिस्सा तो बने, लेकिन इन हदों को कभी अबूर नहीं होने दिया जो उन्हें किसी भी तौर से जंजीरों में जकड़ सकती थी। रूस ने अपने सारे करेंसी रिजोर्स सोने में रखे, जिसका फायदा ये हुआ कि यूक्रेन की जंग के बाद जब इत्तेहादियों ने उसके सारे डॉलर्स मुंजमद कर दिए तो उसने अपनी करेंसी की कीमत को बराह रास्त सोने से मुंसलिक कर दिया और मुतबादिल निज़ाम ले आया। यूक्रेन का ज़ेलेंस्की जो बार बार कहता कि आप रूस की रकम को यूक्रेन को हथियार देने के वास्ते इस्तेमाल में लाएं, जैसा कि मुअम्मर कज़ाफ़ी के मामले में किया गया था, जहां लिबिया के गैर अदाशुदा बिलों को उन हथियारों की कीमत से बदल दिया गया जो कज़ाफ़ी के खिलाफ ही इस्तेमाल हुए। ताहम यूरोप जानता है कि रूस लिबिया नहीं है, न ही रूसे कभी अपना बदला छोड़ते हैं, और यूक्रेन जो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद यूरोप को रूसियों के इंतकाम का सामना करना होगा, उस तमाम इमदाद का जवाब देना होगा जो वो यूक्रेन की फ़ौज को फराहम करते थे। तो ऐसे में इनकी नज़रें अरबों की दौलत पे आ गई और अरबों को खौफज़दा करने के वास्ते वो ईरान को टारगेट कर रहे हैं। पहले इनका हदफ पाकिस्तान था, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान से ही अपनी करेंसी युवान को रिजर्व करेंसी बनाने की इब्तदा की थी और सी पीक जैसे मंसूबे से अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाया था। लेकिन हमारी पाक अफवाज ने हिंदुस्तान के लिए जंग की कीमत इस कदर बड़ी कर दी कि वो उसे अदा करने की सकत खो बैठे। अब दूसरा रास्ता ईरान के रास्ते पाकिस्तान को कमज़ोर करने का है। पहले इनकी ख्वाहिश ये है कि ईरान में अपनी पिट्ठू सरकार लाकर बिठा दी जाए और इस वास्ते साबका शाह ईरान के बेटे ने आमादगी जाहिर की। यही वजह है कि हमारे ख्वाजा आसिफ ने साबका शाह ईरान के साहबजादे के इस बयान का खूब जवाब दिया, जिसमें वो ईरान के लोगों को अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने पे इकसा रहे थे। अब इसराइल का ईरान के एटमी प्लांट्स पे हमले का मिशन मुकम्मल नाकाम हो चुका है और इसराइली जान चुके कि वो अकेले कभी भी ईरान का मुकाबला बराह रास्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नेतन्याहू बार बार अमरीकी सदर और यूरोप को इकसा रहा है कि वो ईरान पे हमला करें, और चूंकि अमेरिका पहले ही से यहूदी बंकरों के चिंगल में फंसा हुआ है, लिहाजा अमरीकी सदर के पास नेतन्याहू के आगे सर तस्लीम खम करने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता है। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को इल्म है कि ईरानी मिसाइलें इनके मुल्क तक आसानी से आ सकती हैं, तो इनकी भी पहली कोशिश यही है कि वो इस लड़ाई में अपने किरदार को पोशीदा रखें। ताहम फ्रांस और अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर रूस के खिलाफ लड़ने वाले ज़ेलेंस्की की जिस हद तक मदद की है, इसके बाद ये कहना गलत ना होगा कि रूस ईरान को हर वो मदद फराहम करेगा जो उन मुल्कों की दहलीज तक जंगों को पहुंचा दे जिनकी मदद की बदौलत ज़ेलेंस्की रूस में आए रोज नेत नए हमले करता रहता है।
रूस ये भी जानता कि जिस किस्म की टेक्निक इसके बमबार तैयारों को तबाह करने के वास्ते इस्तेमाल की गई, वो वैसा ही तरीका जिसे इसराइल ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। और साथ ही रूस के जंगी जहाजों के कुछ अरसे के लिए बेअसर हो जाने के बाद अब रूस में इतनी सक्कत नहीं होगी कि वो बराह रास्त ईरान की मदद करने के लिए जंगी तैयारे भेज सके। तो इस सूरत में चीनी टेक्नोलॉजी का कमाल दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी इस बात की ज़मानत दी सकती है कि ब्रिक्स का मालियाती निज़ाम कायम हो और बरकरार रह सके। अब अगर हम इस सारे खेल का खुलासा करें तो हमें इन जंगों के असबाब के मुताल्लिक भी जानना होगा कि यहूदी क्यों चाहते कि मौजूदा जंग मज़ीद फैल जाए। वैसे तो नेतन्याहू ये मुसलसल बयान बदल रहा है, कभी कहता कि इसराइल तब तक जंग ख़त्म नहीं करेगा जब तक ईरान का एटमी प्लांट तबाह न हो जाए, कभी कहता कि इसका असल मकसद ईरान में तख्त पलटना है, कभी कहता कि वो ईरान को एटम बम बनाने से रोकना चाहता है। लेकिन असल में ये सब इसलिए हो रहा कि अब अगर इसराइल एक कमज़ोर पोजीशन में चला जाता है तो ये यहूदियों के बनकारी निज़ाम की तबाही का इशारा होगा, और यहूदी जो अर्ज़ मुक़द्दस से जलील होकर निकलेंगे तो यूरोप व अमेरिका में भी उनकी इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम इस मौजू पे किसी और दिन बात करेंगे। फ़िलहाल ये बता देना ज़रूरी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से मकर जाने के माहिर हैं। कुछ अरसे कबल इनके बहरी बेड़े यमन की तिजारती गुज़रगाह को नहीं खिलवा सके थे, और यहाँ ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो अगर इनके बहरी बेड़ों पे चला दी गईं तो इनकी बहरी रास्तों पे इजारादारी का उसूल तबाह होकर रह जाएगा, क्योंकि ऐसे में चीन पहले से ही बहुत से नई किस्म के बहरी जहाज तैयार कर रहा जो इसको अमेरिका के मुकाबले पे ला खड़ा करेंगे। फिलहाल मुख्तसर ये कि फ़लस्तीन के यहूदी आबादकार जो ईरान के साथ जंग शुरू कर बैठे, अगर यहाँ से निकाल दिए गए तो उनके यूरोप व अमेरिका में जो बड़े हैं वो सब जानते कि वापस जाने पे इन यहूदियों की इन मुल्कों में क्या हालत होगी जहाँ से ये आए हैं। खैर, इन बातों पे फिर कभी इजहार राय करेंगे। फिलहाल ट्रंप की तारीफ में लिखा गया ये गाना पेश खिदमत है।